आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार। वीकेंड की छटा बिखरने लगी है, लेकिन इससे पहले कि आप वीक ऑफ मोड में चले ही जाएं, दिन भर की खबरों का लेखा जोखा और विश्लेषण पेश करते हैं दिन भर पॉडकास्ट में। मेरा नाम है नितिन ठाकुर और आज है 8 सितंबर। कल से दिल्ली में शुरू होगी G20 देशों की बैठक। तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। क्या होने वाला इस बार की बैठक का एजेंडा, थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे और दिन भर की शुरुआत इसी खबर से। फिर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। क्या इन चुनावों में इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की खींचतान की कोई झलक दिखी? आईसीसी अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप को इको फ्रेंडली बनाना चाहती है, लेकिन क्या होगा उनका एक्शन प्लान, ये जानेंगे। और आखिर में एक रिपोर्ट जो ये कहकर परेशानी बढ़ा रही है कि लड़कियों में खून की कमी वाली जो बीमारी है वो लगातार बढ़ रही है। फिर भौचक खबर जहां आपको बताएंगे कि अब आपकी जगह रोबोट स्कूल जाएगा और आप आराम कीजिएगा। लेकिन पहले 60 सेकंड हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया नितिन। G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश पीएम सुनक। 15 देशों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। खालिस्तान के मुद्दे पर बोले ब्रिटेन पीएम। कहा, ब्रिटेन में किसी भी तरह का उग्रवाद और हिंसा स्वीकार नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर में न बुलाने पर विवाद। भूपेश बघेल ने कहा, असहमति का करे सम्मान। शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन में किया जवाब दाखिल। कहा, एनसीपी में कोई फूट नहीं। ओडिशा में कांग्रेस विधायक के बेटे को पार्टी से सस्पेंड किया गया। बोले थे, मैं बीजेपी ऑफिस जाने के लिए हूं आजाद। अंबाला में यूपी के फौजी की हत्या, लाश रेलवे ट्रैक पर फेंकी। दुबई से चीन जा रही एमिरेट्स की फ्लाइट दिल्ली डाइवर्ट, मेडिकल इमरजेंसी का मामला। और भारत के टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना यूएस ओपन मेंस डबल के फाइनल में ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। दिल्ली में इतने दिनों से चल रही G20 समिट की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। कल से प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इस समिट का आगाज होगा। समिट में शामिल होने के लिए ग्लोबल लीडर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी अक्षता मूर्ति के साथ दोपहर लगभग 2 बजे पालम एयरपोर्ट पहुंच गए। उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। सुनक के अलावा बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडेज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी जिस वक्त आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत में लैंड कर चुके हैं। 2 दिन के समिट से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बायलैटरल टॉक्स भी होनी है। इसके अलावा G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 15 दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय नेता आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। ये समझने के लिए कि आज अमेरिका के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत का एजेंडा क्या रहने वाला है, हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, ये एक्सेप्शन है कि बायलैटरल टॉक्स मल्टीलैटरल फोरम्स में हो रहे हैं। ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि भारत ने ये डिसाइड किया कि यूएसए और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो बायलैटरल मीटिंग करेंगे। तो ये राष्ट्रपति बाइडेन की पहली ऑफिशियल यात्रा है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन जब सीनेटर थे तो यहाँ आ चुके हैं, तो भारत उनके लिए कोई नई जगह नहीं है। तो इस मायने में जो मुख्य एजेंडा है जो अब तक जाना जा रहा है, उसमें डिफेंस, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, ये 3 प्रमुख मुद्दे होंगे। और अब तक जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो प्रगति हुई है इन दोनों के आपसी संबंधों में, उस पर विचार किया जाना है। तो ये एक प्रमुख एजेंडा होगा। इसके अलावा डिफेंस डील जो अब तक कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि इसकी किसी तरह से कोई संपुष्टि नहीं हुई किसी भी सोर्स से, कि MQ-9B रीपर ड्रोन्स पर कुछ सहमति होगी। GE का जो जेट इंजन भारत में बनने वाला है उस पर कुछ बात होगी। तो ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। तो एजेंडा यही रहने वाला है। अमिताभ जी, ये तो खैर बात हुई यूएसए की, लेकिन इसके अलावा भी अन्य देश हैं जिनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की बातें आई हैं। तो G20 के इस मल्टीलैटरल मंच पर बायलैटरल मीटिंग्स का भारत को किस तरह से फायदा होगा? भारत के लिए ये एक मंच है
और एक मंच है जो बहुत दिनों बाद भारत की प्रेसिडेंसी को मिला है, जिस मंच से भारत अपने इच्छाओं को, अपनी आशाओं को उन देशों के पास पहुंचा पाएगा जो भारत के लिए सबसे जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल साउथ में क्लाइमेट परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन से जो समस्या उत्पन्न हो रही है और इसके तहत जो उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याएं हैं वो उसको एड्रेस किया जाएगा। दूसरा जो मैंने कहा, जो कर्ज की शर्तों को जिस तरह से कर्ज देता है IMF, वर्ल्ड बैंक, उन शर्तों पर किस तरह से डेट को, खासकर कोविड महामारी के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद हमने देखा है कि कई सारे राज्य जो हैं जो कोविड महामारी के बाद रिकवर कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, उनके डेट रिस्ट्रक्चरिंग को, तो ये एक मुद्दा बहुत बड़ा बनेगा उस समय जब ये डिस्कशन के लिए आएगा। जी। अच्छा, अब जिस समिट की चर्चा इतने दिनों से चल रही है G20 की, उसका कल आगाज होना है, तो सभी देश किन मुद्दों को उठाएंगे, किन पर चर्चा करेंगे, मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं? देखिए, G20 का मुद्दा कोई एजेंडा पेपर जैसा सर्कुलेट नहीं होता है। G20 का एजेंडा जो वर्तमान आर्थिक और उससे उपजी हुई राजनीतिक व्यवस्था, उस पर विचार होता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रह जाती है कि जो डेवलपमेंट्स भारत ने ऑब्जर्व किया है अपने 1 साल के प्रेसिडेंसी में, प्रेसिडेंटशिप में, उस पर विचार होगा। और जो 2-3 मुद्दे जो भारत ने फ्लैग किया है कि जो उसके डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डेट रीस्ट्रक्चरिंग। उसको आधार बनाकर एक नई व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि जो विकासशील राज्य हैं, जिनको ग्लोबल साउथ के नाम से आजकल बहुत जाना जा रहा है, उनके आपसी संबंधों में जो खटास आ जा रही है डेट को लेके, यानी कर्ज को लेके, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरने वाला है। और चूंकि इसमें चाइना इन्वॉल्व है, इसलिए इस पर अच्छी खासी दुनिया की नजर रहेगी। इसके अलावा जो 3 बड़े मुद्दे रहेंगे, उसमें एक तो क्लीन एनर्जी, सब जानते हैं कि वो भी एक इसका बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आहत हुए हैं जलवायु परिवर्तन से, वो ग्लोबल साउथ के ही देश हैं। तो उनका, चूंकि भारत की प्रेसिडेंसी है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की, तो वो एक बड़ा मुद्दा रहेगी। अगला मुद्दा जो है वो रेगुलेटिंग, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो बिटकॉइंस जिसके नाम से हम जानते हैं, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए। उसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो भू सामरिक व्यवस्था है, उसमें खाद्यान्न सुरक्षा और एनर्जी से सुरक्षा, ये दोनों प्रमुख मुद्दे होंगे। तो इस तरह से इकोनॉमिक, फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, डेट रिलीफ और मल्टी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाया जाना, ये मुद्दे हैं। G20 का जो असली ध्येय है या उद्देश्य जिसके लिए वो बना था, वो आर्थिक है, लेकिन इसके अलावा इसके अराउंड जो रिवॉल्व करेगा, जो आज हम सब जानते हैं, रूस यूक्रेन के युद्ध का मामला, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस सब की नजर रहेगी चीन और रूस, वो एक जॉइंट कम्युनिक जो निकलने वाला है, जो उसके प्रस्तावना पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या वो कंसेंसस होगा कि नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि किस तरह वो कंसेंसस इवॉल्व किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। इंडिया गठबंधन की छतरी तले 28 पार्टियां एनडीए के खिलाफ एकजुट हुई थीं, इस उम्मीद में कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? इसका जवाब राजनीतिक जानकार आज आए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में तलाश रहे हैं। मामला है 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों का। त्रिपुरा की 2 और उत्तराखंड की 1 सीट पर बीजेपी का परचम लहराया है। केरल की पुथुपल्ली सीट कांग्रेस के हिस्से आई है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की विजय पताका फहरी। झारखंड में इंडिया अलायंस की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की है और यूपी में समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा।
मतलब सबकी प्लेट में कुछ ना कुछ तो आया ही है। 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। इनमें यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और त्रिपुरा को गिनिए। वहीं केरल और बंगाल में विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में थीं। तो आज के चुनावी नतीजे अगले लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ दर्शाते हैं? क्या इंडिया गठबंधन से बीजेपी को नुकसान हुआ है या अभी इस पर धारणा बनाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी? ये पूछा हमने इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव से। ये जो अभी चुनाव हुए हैं इनका मैं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी लोकसभा चुनाव के लिए नहीं मानता हूं, बिकॉज मुझे लगता है वो थोड़ा एक स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन होगा अगर हम आज के चुनाव का इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखें। वाई? बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है कि भाई ये विधानसभा के बाईपोल्स थे, तो कई बार लोकल इश्यूज इसमें ज्यादा हावी रहता है, लेकिन इसको पूरी तरह डिसमिस करना भी उचित नहीं है, इसलिए कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस ने 4 सीटें जीती है और एनडीए ने 3 सीटें जीती। तो एक तरह से ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट सा इम्पैक्ट दिखता है या रिजल्ट दिखता है, जिसमें लगता है कि भाई इंडिया अलायंस ने थोड़ी सी एक बढ़त तो बिल्कुल बना ही ली है। झारखंड में जो इलेक्शन हुआ है वहां पे डुमरी का जो बाईपोल हुआ है, वहां के जो विधायक थे और पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद हुआ और उनकी पत्नी ने चुनाव जीता, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट थी। तो कई बार सिंपैथी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब जहां तक बात आप इसको लोकसभा के मद्देनजर देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि भाई ये जो इंडिया अलायंस की पार्टियां थी, इन्होंने ऑलमोस्ट परफेक्ट एक तरह से इन लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करा है। हालांकि दो जगहों पर जैसे केरला और बंगाल में आपको दिखेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये अलायंस काम नहीं कर सका। जैसे कि वेस्ट बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस ने धुपरी बाईपोल की सीट जीती है और वहां से बीजेपी एमएलए हुआ करते थे, उस जगह पर सीपीएम ने कंटेस्ट करा लेकिन कांग्रेस ने वहां कंटेस्ट नहीं किया। तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कांग्रेस ने दोनों जगहों पे, या तो आप अगर देखेंगे वेस्ट बंगाल में या फिर अगर आप देखें घोसी के उपचुनाव में जहां समाजवादी पार्टी जीती है, उस जगह पर भी कांग्रेस ने कंटेस्ट नहीं किया। एक पर्टिकुलर जगह जहां केरला में सीपीएम ने कंटेस्ट किया है और आम आदमी पार्टी ने कंटेस्ट किया है, तो उस जगह को हम इसलिए वहां पे बहुत सिग्निफिकेंट उस बात को नहीं मानते, क्योंकि केरला में जहां कांग्रेस ने अपनी सीट रिटेन की है, पुथुपल्ली की सीट थी, और वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो चांदी उमैन, उन्हें 80,000 से ज्यादा वोट मिले थे, 80,000 से ज्यादा। और जो बीजेपी का कैंडिडेट है लिगिन लाल, उनको 6,500 कुछ वोट मिले, यानी 10 टाइम्स से भी ज्यादा उनको कम वोट मिले हैं। 80,000 के अगेंस्ट में उन्हें 6,000 वोट मिले हैं, 6,500 वोट्स मिले हैं। तो यहाँ पे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो डेफिनेटली बहुत कमजोर उनकी पकड़ रही होगी। एकदम क्लियर है कि उन सीटों पर जहां पे बीजेपी की हार एकदम निश्चित थी, जैसे केरला पे, तो वहां पे अगर सीपीएम भी लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है तो उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। अमिताभ जी, 7 में से 2 राज्य केरल और बंगाल में जो इंडिया गठबंधन है, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ इसकी मेंबर पार्टीज लड़ी। तो यहाँ पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हैं, ये क्या बता रहा है? और क्या वो अपना गढ़ छोड़ने पर सहमत नहीं दिख रही हैं, या आप इसे वर्चस्व की लड़ाई मानेंगे? देखिए, मेरे विचार से जैसा आप रीजनल पार्टीज की बात करें या फिर लेफ्ट पार्टीज की भी बात करें, जैसे कि केरला में एक पर्टिकुलर सीट जो विकेट हुई थी वो कांग्रेस की सिटिंग सीट थी, और उस सीट पर सीपीएम का लड़ना ये बिल्कुल दर्शाता है कि सीपीएम उस जगह पर कांग्रेस के बिल्कुल साथ में नहीं खड़ी है। इन जगहों पे हो सकता है कि कोalition में थोड़ा चैलेंजेस हो। वेस्ट बंगाल में जहां तक बात है, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ रही है पहले भी, और वहां पे भी लेफ्ट पार्टीज इलेक्शन में लड़ना, हालांकि कांग्रेस उस पर्टिकुलर सीट पर नहीं लड़ी थी, ये जानते हुए भी कि वो तृणमूल कांग्रेस की सिटिंग सीट नहीं थी, उसके बावजूद कांग्रेस वहां पर नहीं खड़ी हुई थी। तो कांग्रेस तो लग रहा है कि वो प्रयास कर रही है, लेकिन सीपीएम दोनों जगहों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, तो वो डेफिनेटली लगता है कि वहां पे उन लोगों को चैलेंजेस हैं, और इस चैलेंजेस को वर्चस्व की लड़ाई से ज्यादा मैं मानता हूं कि शायद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक तरह से एक संघर्ष है इन पार्टियों का, या तो सीपीएम का दोनों राज्यों में वेस्ट बंगाल और केरला में दिखता है, तो उनको लड़ने का प्रयास ये दिखा। और दूसरा, जैसे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, आम आदमी पार्टी अपनी शुरुआत कर रही है,
तो उनको प्रयास है कि भाई उस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज ओके। मुझे इस पर बहुत ज्यादा इसमें एक कहते हैं ना इरिटेंट जैसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ। चुनाव की खबर से अब चलते हैं क्रिकेट की खबरों पर। 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच भारत में, और ये मैच 19 नवंबर तक चलने वाले हैं। तो इस हफ्ते की शुरुआत में भारत ने भी वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान किया था। 1 महीने तक चलने वाले इन मैचेस को भारत होस्ट करेगा, और ये मैचेस हमारे देश के 10 शहरों में खेले जाने वाले हैं। लेकिन इस बार बेहद खास ये है कि आईसीसी इन मैचेस को, यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप को, क्लाइमेट के लिहाज से सस्टेनेबल बनाना चाहती है। पिछले साल ऐसा ही कुछ इंतजाम फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी किया गया था। कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का पहला फुल्ली क्लाइमेट न्यूट्रल टूर्नामेंट था। लेकिन सस्टेनेबल वर्ल्ड कप का कॉन्सेप्ट किन परेशानियों के चलते अपनाना पड़ रहा है, ये पूछा हमने इंडिया टुडे टीवी स्पोर्ट्स के एडिटर राहुल रावत से। देखिए, ये जो मसला है ये तो बहुत ही बड़ा है। हम इसको क्रिकेट से लिमिट कर रहे हैं क्योंकि अब वर्ल्ड कप आ रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया में खेला जाना है। अदरवाइज आप देखिए, ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये बहुत बड़ा है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो भी इस बारे में अक्सर ध्यान रखती है। इनफैक्ट आने वाले वक्त में तो कहा जा रहा है कि इसको एक प्राइम फोकस रखा जाएगा जब आपको ओलंपिक गेम्स अलॉट होंगे। तो उसमें से एक बहुत बड़ा जो कार्बन एमिशंस की आपने बात करी, उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन तो खैर ये हो जाता है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है। अगर आप देखें किसी भी बड़े इवेंट के लिए जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक रीजन बन जाता है आपके ये कार्बन फुटप्रिंट्स का। तो उसमें एक चीज इंडिया के लिहाज से ये अच्छी है कि आपने कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जो स्क्रैच से दोबारा बनाया हो, स्पेशली फॉर दिस वर्ल्ड कप। कुछ स्टेडियम हैं, आपके बहुत सारे स्टेडियम्स हैं जो नए बने हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि आपने इस वर्ल्ड कप के लिए कोई नया स्टेडियम बनाया हो। तो वो एक पर्पस, वो एक बॉक्स टिक हो जाता है। राहुल, क्या आईसीसी की तरफ से कोई गाइडलाइंस अभी तक आई हैं? देखिए, फिलहाल कुछ नहीं आया है, बट और जो चीजें हैं, जो एब्सोल्यूट नेसेसिटी की जो चीजें हैं वो तो होंगी ही। ऑफ कोर्स उसमें यूज ऑफ प्लास्टिक वगैरह ये कम किया जा सकता है, जैसे हम वाटर बॉटल्स की देखते हैं। क्योंकि मुझे याद है बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने उस वक्त ये अनाउंस किया था कि जो पानी है वो बहुत रेडिली अवेलेबल होगा, क्योंकि आप जो स्टेडियम्स में जब जाते हैं, आपके जो व्यूअर या ऑडियंस, जो क्राउड होता है वो स्टेडियम्स में जाता है, सो उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं उनको बेहतर करना है। उसमें से एक ये चीज होती है कि आपको पानी मुहैया कराना है। पानी आप मुहैया कराते हैं तो आप वाटर बॉटल्स में कराते हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या वो वाटर बॉटल्स अवेलेबल होंगी, या फिर आप वहां पे डिस्पेंसर्स या कुछ चीजें लगा सकते हैं। दूसरी जो स्पॉन्सर्स की आपने बात करी, आई थिंक उसमें एक सबसे बड़ी जो चीज ये होती है कि क्योंकि आज की डेट में सोशल अवेयरनेस एक बहुत चीज बढ़ गई है। आपने देखा होगा आईपीएल में भी आरसीबी अपनी एक ग्रीन जर्सी में खेलता है काफी सारे मैचेस ड्यूरिंग दी आईपीएल। वो एक मैसेज तो ये है कि जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स को आप के एथलीट्स भी मिलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन यानी क्रिकेटर्स भी मिलते हैं। तो उसमें आईसीसी ये है कि एक कैंपेन अपने जो लीडिंग क्रिकेटर्स हैं उनके साथ जो है वो कर सकता है कि हाउ टू जो कार्बन एमिशंस और क्लाइमेट चेंज इसको लेकर जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। आई थिंक जब आप इंसान की मेंटालिटी या सोच बदल सकते हैं, आई थिंक काफी हद तक चीजें जो हैं वहीं बदल जाती हैं। तो क्रिकेटर्स जो ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई थिंक उनसे क्या करवाया जाता है और वो क्या करते हैं, वो आई थिंक काफी हद तक जो है आपका ये जो कार्बन एमिशन है उसको मदद कर सकता है, जस्ट टू सेंड आउट अ मैसेज। जी, खबर ये भी है कि बीसीसीआई और मैच के स्पॉन्सर्स आईसीसी को सहयोग करेंगे। ये इनका एक्शन प्लान क्या होगा? बिल्कुल, देखिए आपके ज्यादातर जो स्टेडियम्स हैं, इनफैक्ट सारे स्टेडियम्स जो हैं वो सारे डे नाइट मैचेस होस्ट करने लायक हैं। और क्योंकि वहां पे फ्लड लाइट्स हैं, तो वहां पे ये है क्योंकि जो फ्लड लाइट्स होती है वो टेंडर के हिसाब से अलॉट होती हैं। जब आपकी किसी भी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स आती हैं, सीट्स जो हैं काफी सारे स्टेडियम्स में आपको नई सीट्स दिखेंगी।
उनको कैसे लाया गया है, बनवाया गया है, वो आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए इंडिविजुअल, देखिए बीसीसीआई ने 80-80, 100-100 करोड़ स्टेडियम्स को दिए हैं जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। तो वो स्टेट एसोसिएशंस पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं। आईसीसी एक गाइडलाइन इशू कर सकती है विच विल देन बी मूव्ड थ्रू बीसीसीआई टू अदर स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशंस। अब वो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, उनके पास वक्त कितना है ये सब चीजें करने का। जैसे आपने जो बात सही कही, जो फ्लड लाइट्स है, सोलर लाइट्स आप लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट उसमें कितनी फिजिबिलिटी है, और क्योंकि ये जो लाइट्स आती हैं ये बहुत एक्सपेंसिव आती हैं। ये करीब 14-14, 16-16, 18-18 करोड़ की एक स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगती हैं, इफ नॉट मोर। तो उसके भी टेंडर्स लगते हैं। तो अब ये है कि जस्ट टू रिप्लेस देम ऑल टुगेदर थ्रू सोलर लाइट्स, वो भी आपको देखना पड़ेगा क्या वो सही है, फीजिबल है। तो वो सब चीजें हैं। बाकी जैसे आपने बात करी फीफा वर्ल्ड कप की, 2021 टोक्यो ओलंपिक्स जब हुआ था, मैं खुद वहां पर था ओलंपिक गेम्स में। वहां पर भी एक सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि उनको एक क्लाइमेट कंट्रोल के लिहाज से टोक्यो ओलंपिक्स को एक सस्टेनेबल मॉडल बताया गया था, क्योंकि उन्होंने जो एग्जिस्टिंग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को उसी में उन्होंने ओलंपिक गेम्स होस्ट करे। तो वैसे ही इंडिया में ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां पर भी आपको ये देखना होगा कि आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा उसमें रेनोवेशन कर को राके आप उसी को सामने रख रहे हैं टू फॉर द वर्ल्ड कप। जी बहुत शुक्रिया राहुल आपका। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे आमतौर पर शरीर में खून की कमी बता दिया जाता है। एक्चुअली खून में जो रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो होता है एनीमिया। ये बीमारी शरीर में आयरन की कमी से पैदा होती है। इसके चलते रोगी को थकान, छाती में दर्द, सर दर्द ऐसी परेशानियां होती हैं। लॉन्ग टर्म में एनीमिया इंसान को बेहद कमजोर भी बना देता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और गर्ल इनोवेशन रिसर्च एंड लर्निंग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और ये कहती है कि साल 2015-16 से 2019-21 के बीच हमारे देश में एनीमिया के मामले उछले हैं। ये उछाल टीनेज लड़कियों में देखने को सबसे ज़्यादा मिला और आंकड़ा सबसे ज़्यादा बढ़ा है असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में। हालांकि पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, एमपी भी पीछे हैं नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो 15 से 49 साल की लड़कियों में 30% और गर्भवती महिलाओं में 37% पाई जाती है। एनीमिया और इससे जुड़ी रिपोर्ट को लेकर हमने बात की है यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस में काम कर रहे डॉक्टर अविरल वत्स से। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये कि एनीमिया के नंबर्स में साल दर साल उछाल आ रहा है, ये रिपोर्ट बताती है, तो इसकी वजह भी बताइए। और इस रिपोर्ट में कुछ राज्यों का जिक्र है, तो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम एवरेज बढ़ोतरी की बात करें तो तकरीबन 5% का इंक्रीज़ हुआ है 2016 से लेकर 2019-2021 तक। और ये जो बढ़ोतरी देखी गई है ये 21 राज्यों में पाई गई है। कुछ राज्य हैं जिनमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इवन 15 परसेंटेज पॉइंट्स तक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ हैं जिनमें बढ़ोतरी जो है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन बढ़ोतरी बहुत स्टेट्स में हुई है। जो अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स देखें जिसमें एनीमिया की जो प्रिवेलेंस है, जिसकी जो तादाद है वो 60% से जो बढ़ गई है, वो पहले 5 ऐसे राज्य थे, अब वो ऐसे 11 राज्य हो गए हैं इसी टाइम फ्रेम के चलते। इसमें इस रिपोर्ट में मतलब एकदम स्पेसिफिक कॉजेज़ या कारणों की बात तो नहीं की गई, लेकिन जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं वो ज़रूर हाईलाइट किए गए कि जैसे एक से ज़्यादा बच्चा होना या फॉर्मल एजुकेशन ना होना, मतलब अनपढ़ता भी इसमें कारण या कहे एसोसिएटेड फैक्टर ज़रूर है। जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनमें भी ये ज़्यादा पाया जाता है। वो औरतें जो लोअर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आती हैं, जो गरीब तबके से आती हैं, उनमें ये सब पाया गया है। और अंडरवेट भी एक एसोसिएटेड सेक्टर है जिसमें कि वेट जो था, भार जो है औरतों का जो कम है, उनमें एनीमिया जो है वो ज़्यादा पाया गया है। तो ये फैक्टर्स इसमें पाए गए हैं। अच्छा, महिलाओं में डॉक्टर साहब एनीमिया कोई नई बीमारी तो देखिए है नहीं, लेकिन गंभीर है और बढ़ भी रही है। इसके बावजूद लोगों में इसे लेकर कुछ खास चिंता देखी नहीं हमने।
क्या आपको नहीं लगता कि कुछ खास कदम उठाए जाने चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से इसकी जागरूकता को लेकर? जी बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि लोगों में इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं दिखाई देती, क्योंकि एनीमिया एक ऐसी चीज़ है, अगर हम थोड़ा सा क्विकली एक सेंटेंस में बोलूँ तो एनीमिया एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के हर अंग पे असर करती है, क्योंकि हमारी शरीर में अगर ऑक्सीजन लेके जाने की जो क्षमता है वही कम हो जाती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। जब वो कम है तो हमारे शरीर के किसी भी अंग में जो एनर्जी है, जो हेल्दी सप्लाई है ब्लड की, वो पहुंचती ही नहीं है। तो हर अंग पे इसका असर है, हार्ट किडनीज, ब्लड, थकावट रहना, बहुत ऐसे सिम्टम्स इसके होते हैं। तो इसका असर बहुत है, लेकिन लोग इस पे इस तरह इसलिए भी ध्यान नहीं देते क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में चलता है, और क्योंकि ये ज़्यादा विमेन में पाया जाता है तो इसमें भी एक निगलेक्ट करने का, इसको हम इग्नोर करने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि विमेन हेल्थ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जो पॉलिसी में होती हैं, ना ही परिवारों में इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बल्कि इसका उल्टा है कि हम कहते हैं कि एनीमिया तो इंडिया में नॉर्मल है और इसके साथ रहना सीखना चाहिए, जो कि डॉक्टर्स भी कई बार बोल देते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। प्रशासन की तरफ से काफ़ी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स हैं, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है, एनजीओज भी दे सकती हैं आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स, जो यंग लड़कियां होती हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग एज की जो औरतें होती हैं, उनको दी जानी चाहिए। कम्युनिटी किचन्स की तरफ से अगर सरकारें जो कम्युनिटी किचन्स चलाती हैं वहाँ पे पौष्टिक आहार देने की बात हो तो वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी जा सकती है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे काम किया जा सकता है कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा आयरन मिलता है, कैसे उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ये एजुकेशन और अवेयरनेस दी जानी चाहिए। हेल्थ कैंप्स लगाए जा सकते हैं सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा। पॉलिसी में इंटरवेंशन की जा सकती है, जैसे सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर हुआ, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा भी जो आयरन रिच फूड्स हैं, दालें हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। जी, ये और कि महिलाएं, और ख़ासकर वो महिलाएं जो महंगे रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? ये बहुत ही दुख की बात है कि देखिए, जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है वो हर तरफ से सफ़र करती हैं। उनको एजुकेशन भी कम रहती है, वो अपनी सेहत का वैसे ही ख्याल नहीं रख पाती। गरीबी अगर है तो वैसे भी खान पीन, न्यूट्रिशन जो है उसमें कमी रहती है, और वो जो औरत है घर में वो वैसे भी निगलेक्टेड तबका ही होती है। तो इस सब का जो अगर हम लॉन्ग टर्म तोड़ देखें तो वो प्रशासन की तरफ से ही हो सकता है, लोगों की एजुकेशन की तरफ से ही हो सकता है। गोलियां आती हैं, आयरन की टैबलेट्स होती हैं जो कि फोलिक एसिड के साथ आती हैं, जो कि एनजीओज के थ्रू या और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू लोगों इन जो हम कहें कि वो ऐसी औरतें जिनके पास, महिलाएं जिनके पास खास रिसोर्सेज नहीं है, उन तक पहुंचाई जा सकती हैं। उनकी डाइट के लिए एडवाइस की जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर एनीमिया ज़्यादा सीवियर है, जो कि बहुत कॉमन पाया जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास सप्लीमेंटेशन जो है टैबलेट्स के थ्रू, वही एक रास्ता बचता है, जिसके द्वारा जो महिलाएं हैं जो नहीं अवेल कर सकती ज़्यादा ट्रीटमेंट्स, उन तक हमें वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब बारी है भौचक की। आ गए हैं जमशेद। कॉलेज के दिनों में आपने भी कभी न कभी प्रॉक्सी अटेंडेंस जरूर लगाई होगी। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनको बता दें कि प्रॉक्सी अटेंडेंस की खोज का श्रेय नए दौर के तेज दिमाग छात्रों को जाता है। इसमें होता यह है कि आप अगर एब्सेंट हो और क्लासरूम में अटेंडेंस लिए जाने के दौरान जब टीचर आपका नाम पुकारता है तो आपकी गैर मौजूदगी में आपका जिगरी साथी यस सर बोलकर आपकी अटेंडेंस लगवा देता है। लेकिन अब ये प्रॉक्सी अटेंडेंस का आइडिया पुराना हो गया है, इसलिए इसमें पिटने का रिस्क भी बढ़ गया है। पर आज जो भौचक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसके मुताबिक अब कम से कम जापान में बच्चों को प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रोबोट बना लिया है जो आपकी जगह स्कूल जाएगा और सारी पढ़ाई और ज्ञान डेटा के तौर पर लेकर आएगा और आपको देगा। हो सकता है आने वाले वक्त में ये रोबोट हमारे यहाँ भी आ जाए। वर्चुअल पढ़ाई का ये तरीका बेहद दिलचस्प है। माइक्रोफोन, स्पीकर और कैमरे से लैस रोबोट स्कूल और घर बैठे बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे। 3 फीट लंबे रोबोट को छात्र स्कूल के मैदान में भी ले जा सकेंगे। इसे टैबलेट की मदद से कंट्रोल किया जा सकेगा। इसमें स्पीकर लगाए गए हैं जिसकी मदद से स्टूडेंट्स जो कुछ घर से ही बोलेंगे उसे क्लास में रोबोट ऑडियो के तौर पर जारी करेगा।
हाल ही में इसका सफल इस्तेमाल भी किया गया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद जापान में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आई है। जापान में स्कूल 2021 में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में एब्सेंट स्टूडेंट्स की संख्या 2,44,940 तक पहुंच गई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी के साथ कई बच्चे बुली करने से या कई रैगिंग से भी परेशान होकर स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं। ऐसे में वहां इसे एक बड़ा आविष्कार माना जा रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ऐसे रोबोट हमारे देश में नेताओं के लिए भी बनाए जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। वो नेता जो चुनाव जीतने के बाद व्यस्त होने की बात कहकर अपने इलाके में नहीं जा पाते। कितना अच्छा होगा कि हर नेता के कई रोबोट जो गांव, कस्बों, मोहल्लों में टहल रहे होंगे और लोगों के दुख दर्द का डेटा आधिकारिक तौर पर दर्ज कर रहे होंगे। इस काम के लिए रोबोट बड़े सही होंगे, नहीं? हाँ, बस इस बात का ख्याल रखना होगा कि दो अलग अलग पार्टी के रोबोट आपस में टकरा न जाएं। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। शुक्रिया जमशेद। और आज है बल्ला बोल का दिन, शुक्रवार है आज। तो हफ्ते भर जो भी गतिविधियां क्रिकेट की दुनिया में हुई वो एक साथ जानने के लिए बल्ला बोल सुनिएगा। और आप बता सकते हैं कैसे हमारे पॉडकास्ट आपको लगते हैं, वो कहां बताएंगे? radio@aajtak.com पर। आज का दिन में प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं कपिल देव सिंह। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए, आज तक रेडियो सुनते रहिए और हैप्पी वीकेंड। Eat eggs? No. Eat fiber. Sleep? No. Take short naps. Don't listen to others. No. Serve others. Do you ever feel like you're drowning in a pool of advice? This is Sonali Acharjee, a health journalist for the last 10 years, who is equally fed up of lines like 10 ways to stay fit. So join me in the podcast Health Wealth as we learn about health from a completely new perspective, where investing in yourself is not a task, but simple, satisfying, and joyful. Full episodes are available on Apple, Google, Spotify, and the India Today podcast website. Tune in now.